हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। डेली आप वीडियो भी देख रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की सीरीज, यानी प्रोग्रेसिव टेंस की सीरीज। हमने तीनों इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम कॉन्टिन्यूस टेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। कॉन्टिन्यूस, जिसको कि प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है, जैसा इसका नाम है आप समझ लो वैसा ही इस टेंस का काम है। यहाँ पर बोला गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या बोला गया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और इसके नाम को पहले समझते हैं, बाद में आगे इसके रूल्स पे डिस्कस करेंगे। इसका नाम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्यों रखा गया? देखो, सबसे पहले प्रेजेंट वर्ड का मीन होता है वर्तमान। प्रेजेंट वर्ड का मीन क्या होता है? वर्तमान। और कॉन्टिन्यूस का वर्ड होगा लगातार। कॉन्टिन्यूस वर्ड का क्या मीनिंग होगा? लगातार। तो ऐसे कोई काम, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इस टेंस का यूज क्या है, ध्यान से समझना। ऐसा कोई काम जो वर्तमान में, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय वर्तमान में लगातार चल रहा है, उस काम के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। जैसे अभी कौन कौन से काम चल रहे हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये लगातार काम चल रहा है। आप सीख रहे हैं, लगातार चल रहा है। आप पढ़ रहे हैं, लगातार चल रहा है। मैं देख रहा हूं, आप फोन चला रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। जिस वक्त किसी काम के लिए बोला जा रहा है उस वक्त अगर वो काम लगातार हो रहा है तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। यानी हम उन कामों की बात करते हैं जो वर्तमान में लगातार हो रहे हैं। ठीक है? ऐसे काम जो वर्तमान में, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय लगातार हो रहे हैं, उन कामों के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का और यूज है। अभी हम आगे जब यूज पढ़ेंगे ना इसके कि कब कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज किया जाता है, तब हम बाकी सारी चीजें भी समझेंगे। अभी इतना समझो कि इसका यूज तब किया जाता है जब हम उन कामों की बात करते हैं जो वर्तमान में हम कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई कॉल आया, उस समय आप खाना खा रहे थे, तो सामने वाले ने आपसे पूछा क्या कर रहे हो, तो जिस समय बात की जा रही थी उस समय आप क्या काम कर रहे थे? खाना खाने का काम कर रहे थे, तो आप बोल सकते थे मैं खाना खा रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास किसी का फोन आया, क्या कर रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। या टीवी देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं मैं टीवी देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। म्यूजिक सुन रहे हैं तो कह सकते हैं कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। तो ऐसे सारे काम जो वर्तमान में, जिस समय किसी काम की बात हो रही है उस समय जो काम लगातार चल रहे हैं, वो सारे के सारे काम कौन से टेंस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आते हैं। और ऐसे सेंटेंस जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के रूल के अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ता है। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों में देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो, हुआ है। अब रहा है, रही है तो आपने सबने सुना होगा, लेकिन हुआ है, हुए हैं, रखा है या रहता है, ये कुछ वर्ड यहाँ पर नए आपको दिख रहे होंगे कि सर ये क्या है। तो ये सभी के सभी वर्ड मैं आपको यूज करके बताऊंगा सेंटेंस में, और आपको बताऊंगा कि ये वर्ड जब यूज होते हैं तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज करते हैं। जब रहता है होगा तो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब आप कहोगे सर ता है, ती है लिखा हुआ आते है तो हमें प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट दिख रहा है। ऐसा नहीं है बच्चे, इसमें रहता है, रहा इसमें पहले से लगा हुआ है, तो लगातार काम के होने की बात होगी। आगे हम सेंटेंस देखेंगे, अलग से मैं आपको यूज समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो हिंदी में तो हम इन वर्ड को देख के समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। लेकिन इंग्लिश में हम क्या देखते हैं? एक तो हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। क्या देखते हैं? हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, साथ ही साथ उसका यूज देखते हैं कि इसका यूज कब कब किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखो, पहले जो हमने सिंपल टेंस पढ़ा था उसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब थी, डू डज। प्रेजेंट उसमें पास्ट इंडेफिनिट में 1 हेल्पिंग वर्ब थी, ओनली डिड। और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी 2 हेल्पिंग वर्ब थी, सेल और विल। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितनी हेल्पिंग वर्ब है? 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम और आर। और ये पूरी ग्रामर का इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। बाकी किसी में 1 आती है तो किसी में 2 हेल्पिंग वर्ब आती है। इकलौता 12 में से इकलौता टेंस है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो कब कब किस किस सब्जेक्ट के साथ किस किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, ध्यान से समझना। अगर सब्जेक्ट हमारा ही हुआ,
या सी होता है या इट होता है या किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, मान लो दिस होता है या देट होता है। इसके अलावा जितने भी अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे पानी, तेल, हवा, ऐसी चीजें ना, इनको गिना नहीं जा सकता, वो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ। और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यानी एक वचन जितने भी है ना, एक वचन, एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक कोई वस्तु भी हो सकती है, उन सबके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे? इज लगाएंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज लगाएंगे। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाएगा। किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ के साथ। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ किया जाएगा, याद रहे। और आर वर्ड जो है, इसको वैसे तो आर नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है आ। क्या बोला जाता है? आ। क्योंकि जब भी किसी वोवल के बाद कोई आर आता है तो उसको साइलेंट कर देते हैं, और किसी वर्ड में लास्ट में अगर ई आता है तो उसको भी साइलेंट कर देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है आ। आर नहीं बोलते, देखो आ है, ठीक है। आर जो है वो आएगा वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, दीज, दोज। और जितने भी प्लूरल प्रोनाउन, जितने भी प्लूरल नाउन, प्रोनाउन या कह दे कि सब्जेक्ट्स हैं, उन सबके साथ क्या आएगा? आर आएगा। तीन हेल्पिंग वर्ब हो गई। इज सिंगुलर के साथ आएगा और अनकाउंटेबल के साथ आएगा। एम जो है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आएगा। आर जो है वो जितने भी प्लूरल है ना, उन सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। क्या? आर सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। अब बात करें कि सर यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। अब आप कहेंगे फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है सर? वर्ब की तो तीन ही फॉर्म जानते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बच्चे वर्ब की 5 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है, और साथ ही साथ उसकी एस और ईएस फॉर्म होती है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनाया जाएगा। और ये बात हमेशा याद रहे, ग्रामर का कोई सा भी टेंस अगर वो कॉन्टिन्यूस हुआ, ग्रामर का कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, जिस टेंस में कॉन्टिन्यूस नाम आता है उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा ही लगेगा। और एक चीज और याद रख लेना, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, कभी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ नहीं लग सकता। हम कुक को कुकिंग बना सकते हैं, कुकडिंग नहीं बना सकते, याद रखे, ठीक है। चलो, तो यहाँ वर्ब की क्या कौन सी फॉर्म यूज होगी? फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। आईएनजी का सीधा सा अगर हम मतलब समझे तो आईएनजी का मतलब होता है रहा, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होने वाली एक्शन के बारे में बताता है, ऐसी क्रियाओं के बारे में, ऐसी एक्शंस के बारे में बताता है जो लगातार हो रही है। और इसके लिए हम रहा वर्ड का भी हिंदी में यूज कर सकते हैं, रखा का भी कर सकते हैं, और रहता है का भी कर सकते हैं, ठीक है। आईएनजी मतलब रहा, पास्ट में आएगा तो ये रहा था बन जाएगा, अभी प्रेजेंट में आ रहा है तो रहा है बन रहा है, लेकिन रहा तो इसका मतलब होगा ही होगा। यानी ये हमेशा लगातार होने वाली एक्शन के बारे में बताता है आईएनजी, इसकी खास बात ये, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वर्ब में हम आईएनजी तो लगा देंगे, लेकिन आईएनजी लगाने के भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें आईएनजी लगाना होता है। ये स्पोकन के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पेलिंग राइटिंग के सिनेरियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला रूल है, अगर वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय, ऐसी कोई वर्ब जिसके अंत में ई लिखा हुआ हो, ये देखो ई आया टेक में, मेक में भी ई है, लिव में भी ई है, और इंस्पायर में भी ई है। अगर किसी वर्ब के अंत में ई आता है तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं और फिर आईएनजी लगाते हैं। देखो, टेक में टेकिंग बना दिया, ई यहां से गायब हो गया, मेकिंग से ही गायब हो गया, लिविंग से ही गायब हो गया, और इंस्पायरिंग से ई गायब हो गया। तो जब भी किसी वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनाया जाता है, फोर्थ फॉर्म बनाया जाता है, तो लास्ट में आने वाले ई को हटा देते हैं और उसकी जगह आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है बच्चे। इसके अलावा अगर वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट और वोवल आपको पता होंगे, अगर नहीं है तो सुन लो ध्यान से, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 लेटर तो होते हैं वोवल्स। क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं ना अल्फाबेट में, उनमें से ये 5 तो वोवल होते हैं, और जो 21 बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट आए
और उससे तुरंत पहले एक वोवल आता है, यानी ये कॉन्सोनेंट टी आ गया और उससे तुरंत पहले एक वोवल यू आ गया। यहाँ भी कॉन्सोनेंट टी आया, तुरंत पहले वोवल यू आया। यहाँ भी कॉन्सोनेंट टी, तुरंत पहले वोवल आई आ गया। यहाँ कॉन्सोनेंट एन आया और तुरंत पहले वोवल क्या आ गया, यू आ गया। आता है तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे पुट में टी को डबल किया, कट में टी को डबल किया, सिट में टी को डबल किया और रनिंग में एन को डबल किया। इस तरीके से यदि एक कॉन्सोनेंट और उससे तुरंत पहले एक वोवल आता है तो आईएनजी लगाते समय कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, याद रहे। अगर कॉन्सोनेंट से पहले वोवल नहीं आता, इससे कॉन्सोनेंट से पहले वोवल नहीं आता तो इस कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते, ये बात याद रखना। वोवल आएगा तो ही डबल करेंगे, ठीक है। और एक वोवल आएगा तो ही, दो वोवल आने पे भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रूल में। एक इसमें अपवाद देखो ध्यान से, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एक्स आता है, डब्ल्यू आता है या वाई आता है और उसके पहले अगर वोवल आता है तो इनको डबल नहीं करेंगे, ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। जैसे मिक्स में एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल आया फिर भी एक्स को डबल नहीं किया। सेम में कॉन्सोनेंट और वोवल आया फिर भी वाई को डबल नहीं किया। रिलैक्स में कॉन्सोनेंट वोवल आया फिर भी एक्स को डबल नहीं किया। प्ले में एक वोवल और कॉन्सोनेंट आया फिर भी हमने वाई को डबल नहीं किया। नेक्स्ट रूल देखो, यदि वर्ब के अंत में आई ई लिखा हुआ आता है तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, वाई में बदलते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे मान लो टाई लिखा हुआ है, टाई मतलब बांधना होता है, और ये टाइंग लिखा हुआ आ जाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि टी वाई ऐसी कौन सी स्पेलिंग आ गई। अकेली टी वाई तो कोई स्पेलिंग ही नहीं होती और उसमें आईएनजी लगा के इन्होंने टाइंग बना दिया, तो टी वाई नाम की कोई स्पेलिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आई ई जो लिखा हुआ है ना इसको ही वाई में बदला गया है। तो टाई का क्या बन गया, टाइंग बन गया। लाई का क्या बना, लाइंग बना। डाई का क्या बना, डाइंग बन गया। और वाई का क्या बना, वाइंग बन गया, ठीक है। इस प्रकार से वी आई ई जो वाई होता है उसका मीन होता है होल्ड करना या किसी की देखा देखी करना। इस तरीके से हम आई ई आने पर उसको वाई में बदल देते हैं और फिर आईएनजी वैसे का वैसा लगा देते हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं यूज पे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कब कब किया जाता है। एक यूज तो मैंने आपको शुरू में समझा दिया था जब टेंस का नाम में आपको समझा रहा था कि ऐसे कोई काम फॉर एन एक्शन हैपनिंग नाउ, ऐसे कोई काम जो उस समय हो रहे हैं जिस समय हम बात कर रहे हैं। जैसे आई एम ईटिंग फूड, अभी मैं खाना खा रहा हूं ऐसा मान लो। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग यू। क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग यू। और आपके लिए आप बोलोगे कि वी आर स्टडिंग। क्या, वी आर स्टडिंग। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात पूछनी है, ये स्टडी जो होता है उसका मीन पढ़ना होता है और ये रीड जो होता है उसका मीन भी पढ़ना होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टडी और रीड में फर्क क्या है, कोई बताएगा। देखो स्टडी मीन पढ़ना और रीड इसका मीन भी पढ़ना, तो देखो दोनों में फर्क है। स्टडी का यूज तब किया जाता है जब आप कोई चीज सीखने के पर्पज से पढ़ते हैं, जैसे आपका स्कूल का सिलेबस, कॉलेज का सिलेबस या और कोई बुक जो आप सीखने के पर्पज से पढ़ रहे हैं तब स्टडी का यूज कर रहे हैं। और जनरली जब आप किसी बुक को रीड करते हैं, चाहे वो कॉमिक्स की बुक हो या और कोई बुक हो या फिर न्यूज़पेपर हो, जिसको जनरली याद करने के पर्पज से नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस, उसके लिए रीड का यूज किया जाता है। और सीखने के पर्पज से पढ़ते हैं उसके लिए स्टडी का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही इज वॉचिंग टीवी। जिस समय बात की जा रही है ना उस समय वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर सेकंड जो इसका रोल है उसको ध्यान से समझना। द एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम कब यूज करते हैं, द एक्शन हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी ऐसी कोई एक्शन जो इस समय इन दिनों हो रही है, जरूरी नहीं है कि बोलते समय वो एक्शन हो रही हो। ऐसा कोई काम जो इन दिनों हो रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जब सेंटेंस बोला जा रहा है तभी वो काम हो रहा हो, जरूरी नहीं है। जिस समय वाक्य बोला जा रहा है उस समय वो काम अगर नहीं भी हो रहा होगा ना तो भी वो कंटिन्यूस में आएगा। ऐसे कौन से काम होते हैं जो जनरली हो रहे हैं, ठीक है। जैसे रिया इज लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब जिस समय मैंने ये सेंटेंस बोला कि रिया इंग्लिश भाषा सीख रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिस समय मैंने बोला उस समय वो इंग्लिश भाषा सीख रही है, मतलब वो इन दिनों सीख रही है। मान लो आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या मान लो आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं।
आपको बस में या रास्ते में कोई आपका दोस्त मिल गया, वो आपको पूछेगा और भाई आजकल कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाके आया है, तो आप बोलोगे ना मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या बोलोगे आप? मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रहा हूँ। या फिर आप बोलोगे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बोलोगे? मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। जिस समय आप उसको बोल रहे हो कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या उस समय आप तैयारी कर रहे हो? क्या उस समय तो आप खड़े हो उसके सामने, उससे बातें कर रहे हो, लेकिन आपने क्या कहा कि मैं इन दिनों तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसी कोई एक्शन जो बोलते समय तो नहीं हो रही, लेकिन जनरली इन दिनों हो रही है, उस एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, दोनों समझ में आए यूज। थर्ड यूज पे आते हैं, फॉर ए प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर। ऐसी कोई एक्शन, ऐसा कोई काम जो आपने भविष्य में करने के लिए तय कर लिया है। जैसा इस काम को दो तरीके से बोला जा सकता है। एक तो नियर फ्यूचर में कोई काम अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो सीधी सी बात है कि वो फ्यूचर टेंस में तो आप बोल सकते हैं। जैसे मान लो मैं 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को मैं गोवा जाऊंगा, तो मैं इसको दो तरीके से कह सकता हूँ। मैं अपने दोस्तों को बोलूंगा ना, तो मैं ऐसे बोलूंगा तेरा भाई 25 तारीख को गोवा जाएगा। एक तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और दूसरा मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि तेरा भाई 25 तारीख को गोवा जा रहा है। ऐसे है ना, तेरा भाई 25 तारीख को गोवा जा रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ। यानी 25 तारीख अब आएगी और जो टाइम अब आएगा ना वो फ्यूचर का टाइम है। देखो इसमें लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू इंग्लैंड टुमारो। मैं कल इंग्लैंड जा रहा हूं। जिस समय हम बात कर रहे हैं ना उस समय मैं इंग्लैंड थोड़े ना जा रहा हूं, मैं तो कल जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको कॉन्टिन्यूस में बोला कि मैं कल इंग्लैंड जा रहा हूं। मैं आप जैसे मान लो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार मेरे को तेरे से अर्जेंट काम है, कल तू मुझे 5 बजे मिल जाना शाम को। तो मैंने अपने दोस्त को मना कर दिया कि मैं कल तेरे को 5 बजे शाम को नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं कल इंग्लैंड जा रहा हूं। ऐसा नहीं बोला कि मैं कल इंग्लैंड जाऊंगा, मैंने बोल दिया जा रहा हूं। आप चाहो तो इसको फ्यूचर में भी बना सकते हैं कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, लेकिन जनरली ऐसे बनाया जाता है तो थोड़ा और भी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप फ्यूचर के कामों के लिए भी कई बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। ऐसे वाक्यों में काम के होने का समय दिया हुआ होता है कि ये काम कब होगा। क्या? काम के होने का समय दिया हुआ होता है, क्योंकि आप भविष्य के लिए बताते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं, और आप टाइम भी बताएंगे कल, परसों, या फिर 25 तारीख को, या आने वाले संडे को, या नेक्स्ट वीक को, है ना। तो ये चीजें टाइम जो है ना, टाइम से रिलेटेड वर्ड होते हैं, वो वर्ड यहाँ पे यूज किए जाएंगे। फोर्थ इसका यूज है फॉर ए फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन। ऐसे कामों के लिए जो बार बार रिपीट होते हैं। किन कामों के लिए? ऐसे कामों के लिए जो बार बार रिपीट होते हैं, उन कामों के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आप ऐसे कामों में बोलते हैं कि वो ऐसा करता रहता है, जैसे वो पैसा मांगता रहता है, हमेशा रोता रहता है, वो हमेशा काम ही करता रहता है, वो हमेशा खाता रहता है, वो हमेशा दूसरों की बुराइयां करता रहता है, वो हमेशा खुद की तारीफ करता रहता है, वो हमेशा टीवी देखता रहता है, वो हमेशा फोन यूज करता रहता है, वो हमेशा इंस्टाग्राम चलाता रहता है। कोई सा भी सेंटेंस हो जो हमेशा होता रहता है, जो एक्शन रिपीटेड है, उस एक्शन की अगर हम बात करेंगे ना, चाहे वर्तमान में वो हो नहीं रही हो। जैसे मान लो मैं अपने किसी दोस्त के बारे में जो सोशल मीडिया का ज्यादा ही, ऐसे मान लो कि उसको सोशल मीडिया यूज करना ज्यादा ही अच्छा लगता है, तो वो हमेशा मैं उसके लिए बोलूंगा ना कि वो हमेशा सोशल मीडिया यूज करता रहता है, या चलो कुछ भी करता रहता है। ठीक है, हो सकता है जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय वो सोशल मीडिया यूज ना कर रहा हो, लेकिन जो जनरल जो फ्रिक्वेंटली एक्शन होती रहती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि वो हमेशा सोशल मीडिया चलाता रहता है। ठीक है, तो ऐसे काम हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। ही इज ऑलवेज क्राइंग, वो हमेशा रोता ही रहता है। रानी इज ऑलवेज वर्किंग, रानी हमेशा काम करती रहती है। ही इज ऑलवेज आस्किंग फॉर मनी, वो हमेशा पैसा मांगता रहता है। दे आर ऑलवेज वॉचिंग टीवी, वे हमेशा टीवी देखते रहते हैं। यू आर ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स, तुम हमेशा गलतियां करते रहते हो। यू आर ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक्स। ऐसे सेंटेंस में देखो, ये एक ऑलवेज वर्ड जो है ना वो लगभग सभी सेंटेंस में लगेगा। ऑलवेज का मीन हमेशा, और इस हमेशा के लिए हम हमेशा कौन सा वर्ड लगाएंगे? ऑलवेज वर्ड लगाएंगे। देखो हमेशा के लिए हमेशा कैसी यही वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। तो यूज, आई होप आपको समझ में आए होंगे। 4 यूज मैंने आपको बता दिए। एक तो ऐसा कोई काम जो बात करते समय हो रहा है, एक ऐसा कोई काम जो बात करते समय हो तो नहीं रहा
लेकिन जनरली इन दिनों हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। थर्ड हम तब यूज करते हैं जो काम हमने भविष्य में करने के लिए डिसाइड कर लिए, और मैं ऐसा बोलूं या हम ऐसा बोले कि मैं एक परसों ये काम कर रहा हूं, या मैं 25 तारीख को वहां जा रहा हूं, ऐसा कुछ है ना, वो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और एक फ्रीक्वेंटली जो रिपीटेड कार्य होते रहते हैं ना, ऐसा करता रहता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब आप कहोगे सर आपने मुझे कहा था, आपने लेसन स्टार्ट करते समय ये कहा था कि रखा है, रखी है, रखे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, और रहता है, रहती है, रहते हैं के भी आप एग्जाम्पल बताओगे। तो मैंने रहता है, रहती के तो आपको एग्जाम्पल बता दिए कि वो हमेशा पैसे मांगता रहता है, वो हमेशा रोता रहता है, वो हमेशा काम करता रहता है, ठीक है। लेकिन रखा है और हुआ है और हुए हैं, इनके एग्जाम्पल आपने नहीं बताए, ये कब यूज होंगे? तो देखो मैं आपको बता दूं, एक बार अभी 1 महीने पहले की बात है, मेरा दोस्त आया था दुबई से एयरपोर्ट पे। तो उसने मेरे को कॉल किया कि यार तो मेरे को एयरपोर्ट पे पिकअप कर लेना एयरपोर्ट से, ठीक है। तो मैं क्या था, उस समय फ्री नहीं था, मैं कोई मीटिंग में था। तो उसने कहा कि आधे घंटे बाद आ जाना, लेकिन आधे घंटे बाद भी मैं मीटिंग में होता। तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, कि जो हमारा दोस्त था दोनों का ही, कि यार हमारा भाई आ रहा है एयरपोर्ट से, उसको पिकअप करना है, ठीक है, तो तू वहां से कर लेगा क्या? तो उसने बोल दिया कि हाँ मैं पिकअप कर लूंगा। लेकिन उसको मैं पहचानूंगा कैसे? उसके लिए हो सकता है वो अनजान हो, मेरा ही दोस्त था वो, उसका नहीं था, मैं उसको पहचानूंगा कैसे? तो मैंने कहा कि तू उसको पहचान जाएगा। क्यों, कैसे पहचानेगा? उसने लाल कलर की शर्ट और ब्लू कलर का जींस पहन रखा है। क्या बोलूंगा मैं? उसने रेड कलर की शर्ट और ब्लू कलर की जींस पहन रखी है। उसने लाल कलर की शर्ट पहन रखी है और ब्लू कलर की जींस पहन रखी है। ये जो रखा है, रखी है, रखे आया ना, वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। तो मैं ऐसा बोलूंगा, ही इज वियरिंग या ही इज पुटिंग ऑन रेड शर्ट एंड ब्लू जीन्स। ही इज पुटिंग ऑन रेड शर्ट एंड ब्लू जीन्स, ऐसा बोलूंगा। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि उसने लाल शर्ट पहन, वो लाल शर्ट पहने हुए हैं। क्या बोलूंगा मैं? वो लाल शर्ट पहने हुए हैं, ऐसा भी बोल सकता हूं। तो ऐसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखा है वाले सेंस को भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार से इसके सेंटेंस बनेंगे। देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे पॉजिटिव वाक्यों में ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो लगा देंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है, आईएनजी भी लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है। मॉम इज कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही है। ही इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है। दे आर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे हैं। आप यहाँ कुछ भी, ही इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। ही इज गोइंग टू लंदन, ही इज गोइंग टू टेम्पल, ही इज गोइंग टू जिम, कुछ भी लगा के आप काफी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, तो इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नोट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आईएनजी आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा हूं। ही इज नॉट स्टडिंग, वो पढ़ नहीं रहा है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। ये हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं। एक तो जनरली जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एक वो सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, हुम, हाउ, ऐसे वर्ड से जो शुरू होते हैं ना वो WH वाले, तो ये सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस की या तो शुरू में क्या आता है हिंदी में, या लास्ट में क्या आता है। जैसे क्या आप काम कर रहे हो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आप काम कर रहे हो क्या, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आना है, बाद में ऑब्जेक्ट आना है। आर यू वर्किंग, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं आर यू वर्किंग इन अ बैंक, क्या आप बैंक में काम कर रहे हो इन दिनों, ऐसे बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। इज सी स्टडिंग, क्या वो पढ़ रही है। आर दे डांसिंग, क्या वे नाच रहे हैं, ठीक है।
अब आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ना, इनकी पहचान कैसे करोगे कि WH वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब वाले हैं। पहचान ऐसे हो जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और WH वर्ड वाले WH वर्ड से शुरू होते हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर ऐसे कुछ आएगा ना लिखा हुआ, ठीक है। और दूसरी पहचान ये है कि जिसका जवाब, ऐसा कोई क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में जाता हो। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो अगर आप उसका जवाब यस या नो में दे सको तो वो हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव है, जिनमें क्या आता है शुरू में। अगर आप यस नो में नहीं दे सकते, आपको जवाब डिटेल में देना पड़ा, तो फिर वो WH वर्ड वाले सेंटेंस है। जैसे क्या आप खाना खा रहे हो, मान लो यहां पर ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं, क्या आप खाना खा रहे हो। आर यू टेकिंग फूड, आर यू टेकिंग फूड। देखो ईटिंग भी आ सकता है, टेकिंग भी आ सकता है और हैविंग भी आ सकता है। टेक का मतलब भी खाना पीना होता है, ईट का मीन खाना होता है और हैव का मतलब भी खाना और पीना होता है। तो मैंने कहा आर यू टेकिंग फूड, क्या बोला मैंने, आर यू टेकिंग फूड। तो जवाब यस नो में जा सकता है, मैं बोल सकता हूँ यस और मैं बोल सकता हूँ नो। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मैं बोलूंगा हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, यस। और मैं नहीं खा रहा तो मैं बोलूंगा नो। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे पूछ लिया जाए, क्या तुम खाना खा रहे हो, के बजाय ये पूछ लिया जाए कि तुम क्या खा रहे हो, तो फिर सेंटेंस ऐसे बनेगा, व्हाट आर यू टेकिंग या ईटिंग, व्हाट आर यू टेकिंग या व्हाट आर यू ईटिंग या व्हाट आर यू हैविंग, ऐसे बनेगा सेंटेंस। तो यहां पर इसमें आपको कोई पूछे आप क्या खा रहे हो, तो आप यस नो में आंसर दे सकते हो क्या। अगर आपको कोई ऐसे पूछे कि क्या आप खाना खा रहे हो, तो आप बोल सकते हो यस या नो। लेकिन आपको कोई पूछे कि आप क्या खा रहे हो, तो आप बोलोगे यस यस, नो नो, ऐसे नहीं बोल सकते। आपको उस वस्तु के बारे में बताना पड़ेगा, उस पदार्थ के बारे में बताना पड़ेगा जो आप खा रहे हैं। आप क्या खा रहे हो, आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा कि मैं पिज्जा खा रहा हूँ या बर्गर खा रहा हूँ। देखो ये पिज्जा नहीं होता, ये होता पिज्जा, पिज्जा टे का साउंड आता है, लेकिन जनरली पिज्जा ही बोलते हैं इंडिया में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। ऐसे सेंटेंस जिनमें पर्सन भी पूछा जाएगा, साथ में नहीं भी लगाया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आइन जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आर यू नॉट वर्किंग, क्या तुम काम नहीं कर रहे हो। आरंट यू वर्किंग, आर यू नोट को क्या बना देंगे, नोट को कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में ले आएंगे तो आर नोट का आरंट बन जाएगा, ठीक है। इज सी नॉट स्टडिंग का क्या बनेगा, इजंट सी स्टडिंग। नोट जब कॉन्ट्रेक्शन में हेल्पिंग वर्ब के साथ आ जाता है तो बाद में नोट नहीं लगाते। यहाँ पर ये नोट जो है ना, यू के बाद उठ के आर में आ गया, तो इसके बाद फिर अलग से नोट नहीं लगाएंगे। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इसका जो मीन है वही इसका मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वही इसका है। बस इसको थोड़ा शॉर्ट करने के तरीके से इसको कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में लाया गया है। तो आर यू नॉट वर्किंग, क्या तुम काम नहीं कर रहे हो, आरंट यू वर्किंग। और इज सी नॉट स्टडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रही है, इजंट सी स्टडिंग। इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हमारे WH वर्ड वाले सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, जिनमें वेयर मतलब प्लेस के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में, वेयर का मीन होता है ना कहाँ, तो प्लेस के बारे में पूछा गया है। वॉट मीन क्या, यानी किसी वस्तु के बारे में पूछा गया है, डिटेल है ना, ठीक है। वाई मीन क्यों, यहाँ पे कोई रीजन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, रीजन पूछा गया। हु मीन कौन, यहाँ पर व्यक्ति के बारे में यानी सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, क्या बोल रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। Why is she going to market? Why is she going to market? यहाँ आपको रीजन देना होगा कि वो मार्केट क्यों जा रही है, ठीक है। यहाँ जगह बतानी पड़ेगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ काम के बारे में बताना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ ये बताना पड़ेगा कि वो मार्केट क्यों जा रही है। Who are you talking to? तुम किससे बात कर रहे हो, सामने वाले के बारे में बताना पड़ेगा जिससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। अब आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिनमें क्या क्यों कब कहाँ कैसे आएगा, साथ में नोट भी लगा हुआ आएगा। जैसे वाई आर यू नॉट वर्किंग, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। वाई आरंट यू वर्किंग हो जाएगा, आर के साथ नोट लग जाएगा। वाई इज ही नॉट प्लेइंग, वो क्यों नहीं खेल रहा है।
वाई इजंट ही प्लेइंग, इस तरीके से बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म की बात चल रही थी। इज नोट को शॉर्ट में क्या बना देते हैं, इजंट बना देते हैं। एम नोट को शॉर्ट में आरंट ही बोलेंगे। स्पोकन में कई बार इसको एंट बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में एम नोट का जो कॉन्ट्रेक्शन बनता है ना, वो आरंट ही होता है। आर नोट का तो आरंट होता ही है, साथ ही साथ एम नोट का भी आरंट होता है। ठीक है, आर नोट का तो होता ही होता है आरंट, साथ ही साथ एम नोट का भी क्या होता है, आरंट ही होता है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कई बार क्या करते हैं, हम इसको एंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एंट बोल देते हैं एम नोट को। ठीक है, आई एम अगर कहीं लिखा हुआ होगा तो ऐसे हो सकता है आम। ठीक है, यू आर कहीं लिखा हुआ तो ऐसे लिखा हुआ आ सकता है यू आर। ही इज कहीं लिखा हुआ आएगा तो ऐसे लिखा हुआ आ सकता है हिज। ठीक है, ऐसे इनका भी कॉन्ट्रेक्शन बनता है, तो ये कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म को सही से देख लेना। साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्ड, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नोवेयर का मीन कहीं नहीं, और नेवर का मीन कभी नहीं, नेवर का मीन कभी नहीं, और नन का मतलब कुछ नहीं या कोई नहीं, या इसको नो वन भी लिखा जा सकता है, मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसे होते हैं जो सभी नेगेटिव हैं, इनमें सभी में नहीं लगा हुआ है। ऐसे वर्ड जब सेंटेंस में आते हैं ना, तो एक्स्ट्रा हमें नोट नहीं लगाना पड़ता, बिना नोट के ही सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम डूइंग नथिंग। इस सेंटेंस में आप देखोगे कहीं भी आपको नोट नहीं दिख रहा, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। आई एम डूइंग नथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस अपना, आई एम गोइंग नोवेयर। आई एम गोइंग नोवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। आई एम गोइंग नोवेयर, क्या, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इस तरीके से हमने आज कॉन्टिन्यूस का लेसन, जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके लेसन को कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर आपको कोई डाउट हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।